मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस क्लास चला था डाई हाइब्रिड क्रॉस और उस पे एग्जाम्पल भी दिए गए थे और आप लोगों को समझ में भी आया। चलिए आज अगली टॉपिक पढ़ते हैं वंशागति का क्रोमोसोमवाद। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद मतलब कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वह किस बेस पे, किस आधार पे जो इनहेरिटेंस है, जो मेंडल के लॉ को फॉलो करता है, उसके आधार पे क्रोमोसोम्स थ्योरी क्या है। और जैसा कि आप क्रोमोसोम्स थ्योरी जानते हैं, ठीक है ना, तो वह अलग है। यहाँ पे हमको सिर्फ यह देखना है कि जो हम क्रोमोसोम थ्योरी पढ़ेंगे वह किस आधार पे पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस पे, वंशागति के आधार पे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि W.H. सटन एवं बावेरी ने गुणसूत्रों के अध्ययन के दौरान उनके अनेक व्यवहार एवं मेंडलीय कारकों के मध्य एक समानांतरण का अनुभव किया था। दो साइंटिस्ट सटन एवं बावेरी ने गुणसूत्रों के अध्ययन के दौरान, जब उन्होंने क्रोमोसोम्स का अध्ययन किया था, उस दौरान उन्होंने पाया था कि जो गुणसूत्र है उनके जो बिहेवियर है, उनके जो व्यवहार है एवं मेंडलीय लक्षण, जो मेंडल के जो लक्षण है प्रभाविता के और आपके स्वतंत्र विवरण के, ठीक है ना, मेंडलीय लक्षण के मध्य एक समानांतर, एक समानता पाई थी उन वैज्ञानिकों ने, बावेरी तथा सटन ने। जब उन्होंने जब क्रोमोसोम्स का अध्ययन किया तो उन्होंने उस क्रोमोसोम्स के अध्ययन के दौरान जो मेंडल के जो प्रभावी जो कैरेक्टर्स हैं वह लक्षण भी उस क्रोमोसोम्स में मिले। ठीक है ना, अनुभव किया। उन्होंने देखा कि समजात गुणसूत्र होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो इसको आप थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र। देखिए जैसे मान लीजिए यह ए पहला गुणसूत्र है ए और बी, ठीक है, और यह आपका दूसरा गुणसूत्र है, यह भी आपका ए और बी हो गया। यह पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, यह मान लीजिए एक गुणसूत्र है जिसको हम लोग ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यह दूसरा गुणसूत्र जिसको हम लोग बी तथा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो देखिएगा होमोलॉगस मतलब समान, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो गुणसूत्र है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ए और बी से, दूसरा जो आपका है ए और बी से, ठीक है ना। तो यह दोनों एक दूसरे के समान है। तो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स आएंगे ये आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे एक गुणसूत्र है जिसको ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरा गुणसूत्र है बी तथा ए से। तो यहाँ पे यह जो गुणसूत्र आपका है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यह आपका समान नहीं है, इसलिए इसको नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ किसकी चर्चा करनी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। कारण कि उन्होंने देखा कि समजात गुणसूत्र भी ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से पृथक होते हैं। समजात जो गुणसूत्र हैं ठीक इसी प्रकार, किस प्रकार, जो मेंडल का जो लक्षण है, जैसे पृथक्करण में प्रभावी हो गया आपका, ठीक है ना, पृथक्करण में आपका अलग हो गया, स्वतंत्र विहन में अलग हो गया, तो उसी प्रकार से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें भी यह होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में भी यह एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक है, चलिए, जिस प्रकार एक संकर पीढ़ी में युग्मक निर्माण के दौरान, एक संकर पीढ़ी में मतलब कि अगली संतति में, हाइब्रिड में, मतलब कंडीशन हुआ है ना कि मतलब एक टीटी, कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी, तो आगे जब आप जाएंगे तो हाइब्रिड प्लांट मिलेगा ना। तो वही प्रकार संकर पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय, गैमेट निर्माण के समय एक लक्षण के दो भिन्न कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। एक ही लक्षण के दो भिन्न कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए
कह रहा है कि अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने कहा कि जीन अथवा मेंडलीय कारक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो सटन बायोलॉजी ने जब रिसर्च किया, अध्ययन किया, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि जीन अथवा मेंडलीय कारक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो सही बात है, जो जीन होते हैं, जीन आपके गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो आपका डीएनए। ये क्रम हमने आपको बताया भी है कई बार। जीन, इसके बाद डीएनए, इसके बाद क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। चलिए, वही कह रहा है यहाँ पे, अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने कहा कि जीन अथवा मेंडलीय कारक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो इसमें कोई सोचना नहीं। आगे वंशागति का क्रोमोसोमवाद, मतलब गुणसूत्र सिद्धांत है। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार होता क्या है। कह रहा है कि गुणसूत्र वंशागति से संबंधित सूचनाओं के भौतिक कारक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो वंशागति से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है ना, उनके सूचनाएं जो होती हैं, सूचनाओं के भौतिक कारक होते हैं। तो जैसा कि गुणसूत्र को आप जेनेटिक ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही है, गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं का लीजिए, चाहे वंशागति कह लीजिए, वंशागति से संबंधित सूचनाओं के भौतिक कारक होते हैं, ठीक है ना। जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो गुणसूत्र के अंदर निहित होती है, ठीक है। चलिए, या OR करके दूसरी परिभाषा है वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार मेंडलीय कारक, ठीक है ना। मेंडलीय कारक, आज के टाइम इसको हम लोग जीन कहते हैं, उस कारक को हम लोग क्या बोलते हैं इस समय, जीन कहते हैं, ठीक है ना, आज के जीन। तो मेंडलीय कारक या जीन क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। सही बात, अभी ऊपर हमने चर्चा की कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तथा क्रोमोसोम से ही पृथक्करण व स्वतंत्र विभजन प्रदर्शित करते हैं, तथा क्रोमोसोम से ही वह पृथक्करण तथा स्वतंत्र विभजन के नियम को फॉलो करते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। तो समझ में आया ना कि देखिए, कह रहा है कि मेंडलीय कारक जो होते हैं, मतलब जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, स्थित होते हैं तथा क्रोमोसोम्स पर ही, उसी क्रोमोसोम्स पर वह रहकर आपका पृथक्करण का और स्वतंत्र विभजन के नियम को फॉलो करते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सटन द्वारा दिए गए क्रोमोसोमवाद में सन 1901 में कीटों की 42 जातियों में, कह रहा है कि जो सटन बावे ने जो अपना प्रयोग किया था, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, वह किस पर किया था, क्रोमोसोम थियरी वाला। कह रहा है कि सटन द्वारा दिए गए क्रोमोसोमवाद, देखिएगा ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमवाद। क्रोमोसोमवाद में सन 1901 में कीटों पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और लगभग 42 जातियों पे, कीटों की कितनी जातियों पे, 42 जातियों में, ठीक है ना। अर्धसूत्रीय विभाजन का अध्ययन करने वाले मॉन्टगोमरी तथा 1902 में समुद्री आर्चिन, आपका ये जीव है, समुद्री आर्चिन के गुणसूत्रों का अध्ययन करने वाले टी बावेरी, ठीक है ना, के निष्कर्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो क्रोमोसोम्स थ्योरी है, इसमें आपका टी बावेरी का और आपका मॉन्टगोमरी का, इन्होंने क्रोमोसोमवाद जो प्रस्तुत किया है, जो सटन बावेरी ने जो अपना रूल्स फॉलो किया है, ये जो नियम दिए हैं, इन नियमों में इन दोनों वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए नोट की हमने लिखा है कि मॉर्गन जो है 1910 में वंशागति का जीन मत प्रस्तुत किया था। तो मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने वंशागति का जीन मत किसने दिया था, मॉर्गन ने, जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए अगली टॉपिक देखिए, संलग्नता, विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप संलग्नता को, ठीक है ना। सहलग्न, देखिएगा नाम से क्लियर है, सहलग्न, साथ साथ लगे रहना, ठीक है, साथ साथ आप लगे रहेंगे, मतलब कि गुणसूत्र पर जो जीन होंगे वह हमेशा उसके साथ रहेंगे, ठीक है ना, चाहे स्वतंत्र विभजन हो और चाहे पृथक्करण का रूल्स हो। लेकिन कुछ जीन्स या 50% लगभग ऐसे जीन्स होते हैं जो गुणसूत्रों पर होते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको यहाँ दे दें, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। अभी हमने आपको कहा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की कंडीशन हमने की थी, होमोलॉगस, ठीक है ना, ए और बी, ए और बी।
यहाँ पे आप हेटेरोलॉगस कर लीजिए, ठीक है ना। तो यही देख लीजिए, ये अगर इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, समायोजन होता है, तो इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, तो आप पा जाएंगे कि देख लीजिए वही मिलेगा आपका ए और बी, ए और बी यही मिलेगा ना। देखिएगा या ए यहाँ चला जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, यह ए यहाँ चला जाएगा, या यहाँ चला जाएगा, तो यह ए यहाँ आएगा तो ए भी हो जाएगा, यह आपका ए यहाँ जाएगा तो यहाँ पे भी ए भी हो जाएगा, तो ये कंडीशन। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में नहीं होता है, ठीक है ना, यह हमेशा हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स में होता है। जैसे हेटेरोलॉगस में ए और बी और ए, इनमें आपका यह होता है क्रॉसिंग ओवर। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले जो टॉपिक है उसको देखिए। कह रहा है कि तो बस याद देंगे कि जो जीन होंगे वो हमेशा लगे रहेंगे। लिंकेज, गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक जीन ऐसे होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते। गुणसूत्र पर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते हैं, जब वो अगली पीढ़ी में भी जाएंगे तो भी पृथक नहीं होंगे। कुछ न कुछ जीन ऐसे रहेंगे जो पेरेंट्स से मैच करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक ऐसे जीन होते हैं गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक ऐसे जीन होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते और अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं, ठीक है ना। कह कि जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो विभाजन के पश्चात भी वह जीन उस गुणसूत्र पर लगे रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि गुणसूत्र पर उपस्थित जो अनेक जीन होते हैं, ठीक है ना, अनेक जीन ऐसे होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते हैं तथा अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद भी अर्धसूत्रीय विभाजन के साथ भी एक साथ बने रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, और एक साथ वंशागत होते हैं। हमने कहा ना कि जैसे पेरेंट्स है तो पेरेंट्स की जो अगली जनरेशन आती है, तो जो वह अगली जनरेशन होती है, वह अगली जनरेशन मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, ठीक है ना, मैच करते हैं। यह नहीं कि वह पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो जब वो मैच करेंगे तो मैच करने का रीजन यह है कि उस बच्चे का जो गुणसूत्र है या जो जीन है वो अपने पेरेंट्स से मैच करता है। मैच करेगा तभी उस बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स आएंगे कुछ पेरेंट्स के रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कभी पृथक नहीं होते, ठीक है ना, कभी पृथक नहीं होते और अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद भी वह एक साथ बने रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, बने रहते हैं और एक साथ वंशागत होते हैं, और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर उस जो बच्चा है उसकी जब अगली जनरेशन आएगी तो उसके भी कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो उसकी अगली जनरेशन से मिलेंगे, और वंशागत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, होते हैं। इस प्रकार एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के समूह को, तो तरह के जो गुणसूत्र है उस पर जो उपस्थित जो जीन है, जो गुणसूत्र है, जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन है, इस पे जो ये जीन पाए जाएंगे, ठीक है ना। एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के समूह को संलग्न जीन कहते हैं, लिंकेज समूह। क्योंकि उपस्थित जो जीन होंगे ये समूह में रहेंगे, साथ रहेंगे, जो लिंकेज, ये जो आपके गुणसूत्र होंगे या आपके साथ में रहेंगे। तो कह रहा है कि इस प्रकार एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के समूह को संलग्न समूह कहते हैं। साथ में पाए जाएंगे, संलग्न मतलब साथ साथ हैं, और समूह में है, संलग्न मतलब साथ साथ है। देखिए गुणसूत्र पर वह साथ में है, चाहे विभाजन हो कोशिकाओं में चाहे न हो, ठीक है ना। विभाजन होगा तो भी साथ में रहेंगे और नहीं होगा तो साथ में रहेंगे। तो साथ में रहते हैं और समूह में है, इस प्रकार इनको क्या कहेंगे, संलग्न समूह कहते हैं, ठीक है ना। या यह जीन है तो संलग्न जीन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को संलग्नता, लिंकेज कहते हैं, इस प्रक्रिया को लिंकेज कहते हैं। आगे देखिए, नोट में कह रहा है कि
सर्वप्रथम नोट में देखिए संलग्न शब्द का प्रयोग सटन बावेरी ने किया था। ठीक है ना, संलग्न जो लिंकेज शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह सटन और बावेरी द्वारा किया गया है। ठीक है ना, उदाहरण दिया है सर्वप्रथम बेटसन पुनेट ने। ठीक है ना, जो संलग्न जीन है इस संलग्न जीन का जो प्रयोग किया गया था यह आपका सटन और बावेरी द्वारा किया गया था। एग्जाम्पल सर्वप्रथम बेटसन और पुनेट ने लथाइरस ओडोरेटस, नाम सुना लग रहा है, चर्चा हुई है कई बार। ठीक है ना, किसका नाम है? स्वीट पी, हाँ मीठी मटर का जो वनस्पतिक नाम है वह टेक्निकल नेम है वह आपका लथाइरस ओडोरेटस, लथाइरस ओडोरेटस। ठीक है ना, तो बेटसन और पुनेट ने इस पर अपना प्रयोग किया था। लथाइरस ओडोरेटस प्रजाति में संलग्नता प्रदर्शित किया। कह रहा है कि उन्होंने नीले तथा लंबे पराग कण वाले, अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, कह रहा है कि उन्होंने नीले पुष्प तथा लंबे पराग कण वाले, नीला पुष्प रहेगा, पुष्प का जो फ्लावर्स होगा वह आपका किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। और उसकी कंडीशंस क्या होगी? उसमें जो पॉलन ग्रेन्स पाए जाएंगे, जो पॉलन पाए जाएंगे वह कैसे होंगे? लंबे पराग कण। ठीक है ना, लंबे पराग कण वाले समयुग्मजी होंगे, होमोजाइगस समयुग्मजी पौधे रिप्रेजेंट किया गया है बीबी, ब्लू कलर आपका हो गया। ठीक है ना, और ये आपका लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स तो ये होमोजाइगस का संकरण। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका जो संकरण है वह किससे कराएंगे? संकरण लाल पुष्प तथा गोल पराग कड़े वाले, उसका जो संकरण है वह लाल पुष्प, ठीक है ना, लाल पुष्प तथा गोल पराग कड़, रेड फ्लावर्स होंगे और उसका जो पॉलन होगा वो आपका राउंड होगा। लाल पुष्प तथा गोल पराग कड़ों वाले संयुग्मजी, यहाँ पे भी संयुग्मजी पौधे स्मॉल बीबी और स्मॉल एलियन, ठीक है ना, वाले पौधों से के साथ कराया। तो यफन पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में यफन पीढ़ी में नीले पुष्प तथा लंबे परागकण वाले पौधे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो यफन पीढ़ी में नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधे रिप्रेजेंट बाई कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल प्राप्त हुए। आगे यफन के संकर, यफन में जो प्लांट्स मिले हैं, यफन में कौन मिला है हमको? यफन में हमको ये मिला है बी बी एल एल। ठीक है ना, तो यफन के संकर पौधों का परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण मतलब टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना, और संकर पूर्व संकरण मतलब बैक क्रॉस। तो इसका उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस किससे कराएंगे? टेस्ट क्रॉस है तो किससे होगा? प्रभावी से कि रिसेसिव से? किससे? हाँ, तो रिसेसिव से होगा। ठीक है, रिसेसिव मतलब बी बी एल एल, स्मॉल बी बी स्मॉल एल एल। और प्रभावी संयोजी पौधे बेबी एल एल के साथ कराने पर विभिन्न लक्षण वाले पौधे सात संबंधे एक संबंधे साथ में प्राप्त हुए। अब देखिए इसी को एग्जांपल्स के थ्रू देखिए यहाँ पे लिया गया है ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले। इसके अपोजिट में रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन्स, लाल फूल और, ठीक है ना, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है बी बी एल एल, बी बी एल एल। ठीक है ना, यहाँ पे बी एल और यहाँ पे आपका बी एल। चलिए, या पी जनरेशन, पैरेंट जनरेशन या गैमेट से निकल गए, इनके भी संकरण कराया जाएगा। ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, तो बी क्योंकि प्रभावी वाला बनेगा आपका यह नीले और लंबे परागकण, तो दिखाया गया है थियरी में कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल। ठीक है ना, अब इसका हम क्या, इसका क्या कराएंगे? हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो किसके साथ जाएंगे? रिसेसिव के साथ। अगर बैक क्रॉस होता तो किसके साथ जाते? डोमिनेट के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराना है तो ये यफन किसके साथ जाएगा? इस आपका रिसेसिव के साथ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे ब्लू फ्लावर्स, लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, बी बी एल एल, रिसेसिव से रेड फ्लावर, राउंड पॉलन ग्रेन्स होगा, राउंड। एक मिनट यहाँ पे राउंड होगा। ठीक है ना, राउंड होगा। राउंड पॉलन, ठीक है ना। अब इनकी भी हम
क्रॉस कराएंगे तो देखिए ब्लू फ्लावर्स डोमिनेंट, पहले ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना, ब्लू फ्लावर्स राउंड पॉलन ग्रेन्स, रेड फ्लावर लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स और रेड फ्लावर राउंड पॉलन ग्रेन्स। तो 7/16, 16 मतलब देखिए सबके नीचे 16, 1/16, 1/16 और 7/16। 16 मतलब कि जो पूरे प्लांट्स हैं उनकी संख्या है 16, ये आपकी 16 का मतलब कि जो पूरे प्लांट्स हैं इनकी संख्या है यह 16। देख लीजिए जैसे यहाँ पे जो आया था तो 7 1 8 8 1 9 9 7 16, तो 16 7/16 मतलब 16 में 7, 7/16, 16 में 7 कैसे है, नीले फ्लावर्स हैं और उनके जो पॉलन्स हैं परागकण वो लंबे होंगे। चलिए 16 में एक ऐसा है जो फ्लावर ब्लू होगा और उसका जो पॉलन होगा वो आपका गोल होगा। 16 में एक ऐसा है जो फ्लावर रेड होगा और लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स होगा। 16 में 7 ऐसे हैं जो रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 7:1:1:1:7, ठीक है ना। ये आपका संलग्नता है लेथारिस और डोडेंड्रस में परीक्षण संकर। तो चलिए आज के लिए इतना बस करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।